दिल्ली की सर्दियां जितनी खूबसूरत होती हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। दिसंबर की उस रात ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के पॉश इलाके में कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे और पूरा शहर नींद की आगोश में था, सिवाय कोठी नंबर B45 के। उस आलीशान घर के अंदर एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे तोड़ा पुलिस के सायरन की आवाज ने। पीसीआर वैन और इंस्पेक्टर कबीर की जीप जब गेट के अंदर दाखिल हुई, तो माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। घर के ड्राइंग रूम में बेशकीमती कश्मीरी कालीन पर शहर के नामी बिल्डर मिस्टर खन्ना की लाश पड़ी थी। उनके सर पर किसी भारी मूर्ति से वार किया गया था और खून अब तक सूखने लगा था। घर के अंदर 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर खन्ना की दूसरी पत्नी सुमन, उनका बेटा आर्यन और घर का पुराना नौकर रघु काका। बाहर की ठंड से ज्यादा सहरन घर के अंदर मौजूद लोगों के चेहरों पर थी। इंस्पेक्टर कबीर ने मौका वारदात का मुआयना शुरू किया। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक था और खिड़कियां भी बंद थीं, जिसका सीधा मतलब था कि कातिल बाहर से नहीं आया था, वह घर के अंदर ही मौजूद था। कबीर ने सबसे पहले सुमन से पूछताछ की। सुमन का रो रो कर बुरा हाल था। उसने सिसकियों के बीच बताया कि डिनर के बाद मिस्टर खन्ना अपनी स्टडी में काम कर रहे थे और वह सोने चली गई थी। उसने सीधा इल्जाम अपने सौतेले बेटे आर्यन पर लगाया। उसने कहा कि शाम को बाप बेटे के बीच प्रॉपर्टी को लेकर बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। आर्यन अपने पिता से पैसे मांग रहा था और मिस्टर खन्ना ने मना कर दिया था। सुमन की बातों से शक की सुई आर्यन की तरफ घूम गई, जो सोफे के कोने में बैठा, डरा हुआ कम और गुस्से में ज्यादा लग रहा था। कबीर जब आर्यन के पास पहुंचा, तो आर्यन ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। उसने माना कि शाम को उसका अपने पिता से झगड़ा हुआ था। वह एक बिगड़ा हुआ रईसजादा था और उसे अपने ऐशो-आराम के लिए पैसे चाहिए थे। उसने कहा, हाँ, मैंने डैड से बहस की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं तो रात 11 बजे ही अपने कमरे में चला गया था और हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था, लेकिन तभी नौकर रघु काका ने कबीर को कांपती हुई आवाज में बताया कि झगड़े के दौरान आर्यन ने चिल्लाकर कहा था, अगर आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। सबूत और गवाह दोनों आर्यन के खिलाफ जा रहे थे। प्रॉपर्टी का विवाद, बाप से नफरत और जान से मारने की धमकी। कबीर को लगा कि केस सुलझ गया है और उसने आर्यन को हिरासत में लेने का मन बना लिया। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। फॉरेंसिक टीम का एक ऑफिसर कबीर के पास एक डायरी लेकर आया जो लाश के पास ही गिरी हुई थी। शायद मरने से ठीक पहले मिस्टर खन्ना उसमें कुछ लिख रहे थे। कबीर ने जब उस डायरी के पन्ने पलटे, तो उनके होश उड़ गए। डायरी के आखिरी पन्ने पर मिस्टर खन्ना ने अपनी वसीयत का एक रफ नोट लिखा था। उसमें लिखा था, आज मुझे पता चला कि मेरी पत्नी सुमन मुझसे सिर्फ मेरी दौलत के लिए जुड़ी है और उसका किसी और के साथ संबंध है। इसलिए मैं सुमन को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल करने का फैसला कर रहा हूँ। मेरा बेटा आर्यन बिगड़ा हुआ जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। शायद दौलत की जिम्मेदारी उसे सुधार दे, इसलिए मैं सब कुछ आर्यन के नाम कर रहा हूँ। इस एक पन्ने ने पूरे केस को पलट कर रख दिया। जिस बेटे को कातिल समझा जा रहा था, दरअसल पिता उसी के भविष्य को सुरक्षित कर रहे थे। इंस्पेक्टर कबीर ने तीखी नजरों से सुमन की तरफ देखा। अब मकसद, मोटिव बदल चुका था। अगर मिस्टर खन्ना वो वसीयत साइन कर देते, तो सुमन सड़क पर आ जाती। कबीर ने सख्ती से नौकर रघु काका को फिर से डांटा और सच बोलने को कहा। पुलिस की सख्ती देख रघु टूट गया।
उसने कबूला कि मालकिन ने उसे मुंह बंद रखने के पैसे दिए थे। उसने बताया कि रात को 12 बजे के करीब, जब सब सो रहे थे, उसने सुमन को भारी पीतल की मूर्ति लेकर दबे पांव ड्राइंग रूम की तरफ जाते देखा था। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने माना कि उसे वसीयत बदलने की भनक लग गई थी और वह अपनी ऐश की जिंदगी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने ही पति के सर पर वार कर दिया। अंत में पुलिस सुमन को गिरफ्तार करके ले गई। आर्यन अपने पिता की लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अफसोस इस बात का नहीं था कि उसके पिता चले गए, बल्कि इस बात का था कि वह ताउम्र उन्हें अपना दुश्मन समझता रहा, जबकि आखिरी वदत में भी वो उसी की भलाई सोच रहे थे। ग्रेटर कैलाश की उस कोठी में अब सिर्फ सन्नाटा था। यह हत्या सिर्फ एक जुर्म नहीं थी, बल्कि यह खूनी रिश्तों की एक ऐसी दास्तां थी जहां लालच ने खून के रंग को भी फीका कर दिया था। दिल्ली की कोहरे वाली उस रात ने एक परिवार को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया।